नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के सुपरस्टार या शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की कुंडली। अमिताभ बच्चन जिन्होंने अपने जीवन में अथाह सफलता प्राप्त की है, हमेशा बॉलीवुड में सर्वोच्च शिखर पर रहे हैं। कैसे उनकी जिंदगी में कुछ ग्रह जो विपरीत राजयोग में आ गए, उन्होंने उनके जीवन को पूर्ण रूप से पलट के रख दिया। यहाँ मैं ये भी बताऊंगा, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह का रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, पर अगर वो ग्रह कारक है और अस्त है तो उसे धारण किया जा सकता है। तो यहाँ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि कैसे अमिताभ बच्चन ने रत्नों का उपयोग करके अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सफल किया है। थोड़ी सी दिक्कत लेट 90s में उनके करियर में आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इन रत्नों का सही उपयोग किया और फिर से सफलता के शिखर पर चढ़ते चले गए। तो चलिए हम लोग अमिताभ बच्चन की कुंडली यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अमिताभ बच्चन की कुंडली। अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार और शहंशाह भी कहे जाते हैं, ये उनकी बर्थ डिटेल्स है 11 अक्टूबर 1942, 4 PM, प्रयागराज, यूपी, इंडिया। तो इनका चार्ट मैं क्यों डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके कुछ कारण हैं। इनके चार्ट से हम ये 4 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कि त्रिकोण के स्वामी को कभी भी त्रिक स्थान के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। यानी अगर कोई ग्रह कुंडली में 1st, 5th, 9th हाउस का लॉर्ड है तो उसे कभी भी 6th, 8th या 12th हाउस के लॉर्ड होने का दोष नहीं लगेगा और वो ग्रह हमेशा कारक ग्रह माना जाएगा, प्रोवाइडेड उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशनों में या किन अवस्थाओं में 6, 8 और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों के रत्नों को धारण किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। अमिताभ बच्चन की कुंडली में कौन सा ग्रह विपरीत राजयोग में आया हुआ है और उन्होंने कैसे उस ग्रह को एक्टिवेशन में लाया हुआ है, और कैसे अमिताभ बच्चन ने अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों को एक्टिवेट करके जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। तो ये 4 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट, त्रिकोण के स्वामी को त्रिक स्थान के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। तो ये देखिए, ये अमिताभ बच्चन की कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन यानी 1st हाउस में नंबर 11 या नंबर 11 लिखा हुआ है। तो कुंभ लगन में लगन के स्वामी शनिदेव हो गए। तो शनिदेव कुंडली में 4थे भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये त्रिकोण हो गया 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। त्रिकोण जो हैं बड़े शुभ भाव माने जाते हैं और इन भाव के स्वामी कुंडली में बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बस उनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब हम आते हैं त्रिक स्थान पे। तो देखिए, 6th, 8th और 12th हाउस या 6ठा, अष्टम और द्वादश भाव ये कुंडली के त्रिक स्थान माने जाते हैं। त्रिक स्थान बुरे भाव माने जाते हैं या नेगेटिव हाउसेस माने जाते हैं। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर कोई ग्रह कुंडली में 1st, 5th, 9th हाउस का स्वामी है और साथ ही में वो अगर 6th, 8th और 12th हाउस का भी स्वामी है तो उसको इन नेगेटिव भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा और वो ग्रह हमेशा शुभ माना जाएगा। अब ये कुंभ लगन की कुंडली में देखिए, शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी हैं। वैसे ही शनिदेव जहां 10 नंबर लिखा है मकर राशि या कैप्रिकॉर्न, इसके भी स्वामी हैं। लेकिन क्योंकि शनिदेव कुंडली में 1st हाउस के स्वामी हैं या प्रथम भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए उन्हें कभी भी 12वें भाव, ये 12th हाउस है कुंडली का, 12वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा और शनिदेव कुंडली के शुभ ग्रह माने जाएंगे, बस उनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, बुध देव को देखिए, पंचम भाव के स्वामी है। बुध देव का घर है मिथुन राशि, बुध देव का दूसरा घर है कन्या राशि। तो यहां पर भी बुध देव त्रिकोण के भी स्वामी हैं और त्रिक स्थान के भी स्वामी हैं। लेकिन बुध देव यानी मरकरी, उन्हें कभी भी दोष नहीं लगेगा कि वो अष्टम के स्वामी हैं, 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं साथ में, और बुध देव भी हमेशा शुभ माने जाएंगे प्रोवाइडेड उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो।
तो ये मैंने आपको पहली थ्योरी बताई कि त्रिकोण के स्वामी को कभी भी त्रिक स्थान के स्वामी होने का दोष नहीं लगता और वो ग्रह हमेशा शुभ माना जाता है प्रोवाइडेड उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। वैसे ही मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर ये सपोज मेष लगन की कुंडली होती और यहाँ नंबर 1 लिखा होता तो यहाँ नंबर 8 आ जाता, तो ये मंगल देव के घर हो गए, फर्स्ट हाउस और 8th हाउस। लेकिन मंगल देव क्योंकि प्रथम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, तो इसलिए उन्हें 8th हाउस या अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष कभी नहीं लगता और मंगल देव मेष लगन की कुंडली में हमेशा कारक ग्रह या शुभ ग्रह ही माने जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि किन अवस्थाओं में त्रिक स्थान में बैठे हुए ग्रहों का रत्न धारण किया जा सकता है। तो यहां देखिए, मैंने आपको कंडीशन बताई हुई थी कि अगर ग्रह अस्त हो और कुंडली का कारक ग्रह हो तो कहीं पे भी कुंडली में बैठा हो उसका रत्न धारण किया जा सकता है। तो बुध देव या मरकरी कुंडली में अस्त हैं, यहाँ सी लिखा है, सी मतलब कंबस्ट या अस्त होता है। जब ग्रह के आगे सी लिखा होता है तो उसकी डिग्री या उसके आर से रेट्रोग्रेड होता है। डिग्री या रेट्रोग्रेड होने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता और ग्रह हमेशा टोटली इनकैपेबल माना जाता है। और क्योंकि एक यहाँ कारक ग्रह हैं बुध या मरकरी, इसलिए इनका जेमस्टोन एमरल्ड या पन्ना पहन के इन्हें हमेशा एक्टिवेशन में लाया जाता है इस कुंडली में। दूसरे नंबर पे हम आ गए शुक्रदेव पर। शुक्रदेव भी कुंडली में हैं तो 15 डिग्री के, लेकिन कंबस्ट हैं, अस्त हैं, पूर्ण रूप से इनकैपेबल हैं। इसलिए शुक्रदेव का भी ओपल डायमंड या व्हाइट सफायर पहन के या जिरकन पहन के इस कुंडली में उन्हें एक्टिवेशन में लाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर हम आ गए मंगल देव पर। मंगल देव और शनि देव दोनों एक दूसरे के एंटी माने जाते हैं, लेकिन कुंभ लगन की कुंडली में शनि देव ने मंगल देव को केंद्र में ही एक अच्छा डिपार्टमेंट दे दिया, इसलिए मंगल देव भी इस कुंडली के समग्रह माने जाएंगे या न्यूट्रल प्लैनेट माने जाएंगे और उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि उनका रत्न पहना जा सकता है या नहीं। क्योंकि मंगल देव या मार्स इस कुंडली में कंबस्ट हैं तो उनका भी रत्न इस कुंडली में डाला जा सकता है। तो देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, आगे मैं एक वीडियो की सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको मेष लगन से लेके मीन लगन तक की कुंडली में, यानी सभी 12 लग्नों की कुंडली में, एरीज एसेंडेंट से पाइसिस एसेंडेंट तक सभी 12 लग्नों की कुंडली में कौन से ग्रह या प्लैनेट कारक या फेवरेबल होते हैं और हर एक लगन में कौन से ग्रह या प्लैनेट अकारक या अनफेवरेबल होते हैं और कौन से ग्रह समग्रह या न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं। तो ये सीरीज मैं लेके आने वाला हूं। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन करते हैं तो जो भी नया वीडियो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगी। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट या विपरीत राजयोग पर। तो देखिए, विपरीत राजयोग के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आपने देखा हुआ है कि 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही कहीं आ गया और लगन का स्वामी पावरफुल है तो ग्रह विपरीत राजयोग में आ जाता है। तो यहां देखिए, अष्टम भाव के स्वामी बुधदेव अपने ही घर में उच्च के होके बैठे हुए हैं और शनिदेव जो लगन के स्वामी हैं वो कुंडली में अच्छी ताकत लेके, डिग्री वाइज बलाबल भी उनका अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, केंद्र में है, अपने मित्र शुक्रदेव के घर में है और पावरफुल हैं। इसलिए शनिदेव यहाँ बुधदेव या मरकरी को विपरीत राजयोग में ले आएंगे। अगर बुधदेव या मरकरी यहाँ बैठे होते 6ठे भाव में या यहाँ बैठे होते 12वें भाव में तो भी वो विपरीत राजयोग में आ जाते। अब हम चलते हैं अंतिम पॉइंट की ओर, जहां बताया गया है कि कैसे अमिताभ बच्चन अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों को एक्टिवेशन में लाकर अपने जीवन को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले गए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पुराने फोटो देखे जिसमें अमिताभ बच्चन नीलम या ब्लू सफायर डाले हुए हैं मिडिल फिंगर में, लिटिल फिंगर में एमरल्ड या पन्ना डाले हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में नीलम या ब्लू सफायर है। इंडेक्स फिंगर में इन्होंने शुक्रदेव का ओपल डाला हुआ है, हालांकि यहाँ पे मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ इन्होंने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में वीनस या शुक्रदेव का ओपल डाला हुआ है।
तो यहां मैंने जैसे आपको बताया, इससे मेरी असहमति है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के गुरु होते हैं, देवताओं के राजा सूर्य भी उनके आगे अपना सिर झुकाते हैं, इसलिए ये उनकी फिंगर होती है या फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, और इसमें किसी और ग्रह के रत्न को कभी नहीं डाला जाता, उससे बृहस्पति देव का अपमान होता है। शायद हो सकता है इन्हें किसी ने सजेस्ट किया हो कि जैसे देवताओं के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं, वैसे ही दानवों के राजा शुक्रदेव हैं, तो आप ये अपनी फिंगर में डाल लीजिए। लेकिन मैंने कुछ ही समय के लिए अमिताभ बच्चन को शुक्रदेव का ओपल पहने हुए देखा है, हमेशा नहीं देखा, हमेशा सिर्फ उनको मैंने नीलम और पन्ना पहने हुए देखा है। इधर भी देखिए, ये इन्होंने नीलम पहना है, ये पन्ना पहना है, यहाँ पे नीलम पहना हुआ है, और यहाँ इन्होंने नीलम मिडिल फिंगर में और लिटिल फिंगर में एमरल्ड या पन्ना डाला हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ समय के लिए इन्हें देखा था कि इन्होंने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर या पुखराज डाला हुआ है देवगुरु बृहस्पति का। इससे भी मेरी असहमति है या मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति या गुरु इस कुंडली में थे तो कारक ग्रह, धन के भी स्वामी हैं और लाभ के भी स्वामी हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट गलत हो गई, वो छठे भाव में चले गए, आ तो गए उच्च के होके, लेकिन ये त्रिक स्थान कहे जाते हैं। गुरु यहाँ 0 डिग्री के हैं। जब तक गुरु कंबस्ट या अस्त ना हो, इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का पुखराज नहीं डाला जाता। पर पता नहीं, किसी विद्वान ने हो सकता है इन्हें सजेस्ट किया हो, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ समय के लिए इन्हें पुखराज डाले देखा हुआ है। तो मेरी 2 पॉइंट से मेरी असहमति है या मैं एग्री नहीं करता। यहाँ पर पहला पॉइंट, इन्होंने ओपल डाला हुआ है, वो भी इंडेक्स फिंगर में। इनको अगर ओपल डायमंड या व्हाइट सफायर पहनना था, तो इनको अगर राइट हैंड में नीलम है तो लेफ्ट हैंड में इनको ओपल डायमंड या व्हाइट सफायर डालना था। दूसरा पॉइंट जिससे मेरी असहमति है या मैं एग्री नहीं करता, वो है इस कुंडली में गुरु का पुखराज पहनना। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त या कंबस्ट होते तो ही अमिताभ बच्चन को उनका रत्न धारण करना चाहिए, अदरवाइज इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न नहीं डालना चाहिए। उससे बीमारियां आती हैं, लिटिगेशन आते हैं और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं। तो अंत में हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हुए हैं वो ये है कि इस कुंडली में शनिदेव का रत्न हर हाल में पहना जाना चाहिए, जो इन्होंने पहना भी हुआ है। बुद्ध देव का एमरल्ड या पन्ना, वो भी हर हाल में पहना जाना चाहिए और वो पहना हुआ है। और शुक्र देव का ओपल व्हाइट सफायर या डायमंड, वो भी हर हाल में पहनना चाहिए, क्योंकि बुद्ध देव और शुक्र देव तो टोटली अस्त पड़े हुए, कंबस्ट हैं, टोटली इनकैपेबल हैं। शनिदेव तो फिर भी अच्छी खासी पावर में हैं, लेकिन क्योंकि बुद्ध देव और शुक्र देव पूर्ण रूप से अस्त हैं, तो उनका रत्न पहनना इस कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसलिए इन्होंने ब्लू सफायर या नीलम, एमरल्ड या पन्ना और शुक्र देव का ओपल भी पहना हुआ है। हालांकि जो मेरी असहमति थी वो मैंने बता दिया कि ओपल इनको मिडिल फिंगर में डालना चाहिए, या शुक्र देव का कोई भी रत्न, ओपल, डायमंड या व्हाइट सफायर, इनको मिडिल फिंगर में डालनी चाहिए, और गुरु का रत्न किसी हाल में नहीं डालना चाहिए। हाँ, अगर गुरु इस कुंडली में अस्त होते तो छठे भाव में बैठे हुए गुरु का रत्न डाला जा सकता था। अंत में इनकी कुंडली की विवेचना मैंने इसलिए की, एक तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, डाउट थे, उन्होंने जब मुझसे कंसल्टेशन लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप एक बार उनकी कुंडली डिस्कस करके हमें थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। दूसरा, मेरी क्लास जो मैं लेता हूँ वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये कुंडली यहाँ डिस्कस की है, और ये 4 पॉइंट आज क्लियर कर दिए कि त्रिकोण के स्वामी को किस तरह से त्रिक स्थान के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, किन अवस्थाओं में छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों का रत्न डाला जा सकता है, विपरीत राजयोग की कंडीशन कैसे बन रही है अमिताभ बच्चन की कुंडली में, और कैसे उन्होंने अष्टम भाव में बैठे हुए बुध देव और शुक्र देव को रत्न पहन के एक्टिवेशन में लाया हुआ है।
तो अब ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन करते हैं तो मेरी आने वाली सीरीज की इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में मिल जाएगी। कंसल्ट करने के लिए, जैसा आप सबको पता है, इंडिया के क्लाइंट्स +91 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और इंडिया के बाहर के क्लाइंट +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी क्योंकि मैं सिंगापुर में सेटल्ड हूं, इसलिए सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया के क्लाइंट्स +65 वाले नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे पर्सनली मिलके गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो वीडियो यहां मैं समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।